नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे। ये जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वो क्या है? जो इंग्लिश पेडागोजी है उससे रिलेटेड है। पहले चैप्टर का नाम है लर्निंग एंड एक्विजिशन। उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी नहीं कर पाए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो लैंग्वेज, इस पूरे टॉपिक में क्या है, हम भाषा के संदर्भ में बात करेंगे कि एक बच्चा जो होता है वो भाषा को कैसे अर्जित करता है और उसके क्या कारक हो सकते हैं, क्या फैक्टर हैं। एक जो सीखना चाहता है बच्चा, वो उसको क्या नीड होगी जब वो सीख सकता है। और जो शिक्षक अगर किसी बच्चे को सिखा रहा है कैसे आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं, तो उसके क्या क्या जो फैक्टर होते हैं जो शिक्षक पर भी लागू होते हैं, जो शिक्षक को अपनाना चाहिए ताकि क्या है, एक लर्नर अच्छे से उस बात को सीख सके। तो फिर हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है, वो क्या है, आपका सितंबर में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, जो कि 6 तारीख को कंडक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ कुछ ही, आप ये कह सकते हैं कुछ ही दिन बचे हैं। आप ये कह सकते हो 1 महीने से लेस लेस देन 1 मंथ, 1 महीने से भी कम का समय आपके पास है। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं, तो जो पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे वो होगा, देखो, लर्निंग। लर्निंग की अगर हम बात करें कि बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, सीखना। एक्विजिशन मतलब होता है किसी चीज को अर्जन करना। क्या है, किसी चीज को कैसे अर्जन करना, कैसे अर्जित करता है जो अभ्यर्थी है। ठीक है, कोई बच्चा है, कोई भी। ठीक है, इसमें एज फैक्टर डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसके अंदर जो एज है, एज फैक्टर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी की आयु कम है लेकिन उसके पास ज्ञान ज़्यादा है और वो उस ज्ञान को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति वाकई में उसकी एज ज़्यादा है और उसके पास वाकई में नॉलेज है, तो वो क्या अपना नॉलेज को प्रदान कर रहा है। दोनों बातें हैं। तो पहले जो हम समझेंगे, पहले हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। पहले हम क्या समझेंगे? पहले हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, देखो, लर्निंग क्या होता है, इसको अगर हम समझें, अगर हम इस लर्निंग की बात करें, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है ना? तो ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। इसमें ये है कि जो लर्निंग क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक्वायरिंग न्यू स्किल और नॉलेज। ठीक है, लर्निंग क्या करता है, लर्निंग एक प्रोसेस है। आप ये कह सकते हो एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज। ठीक है, मैं आपको जो भी लिखा रहा हूँ, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आराम से समझें। और ये इंग्लिश पेडागोजी का पहला ही पार्ट है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके बाद इस पूरे टॉपिक को हम जब कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद क्या है, जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उसको मैं लेके आया हूँ। उनको भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, ठीक है, न्यू स्किल्स क्या है, मतलब जो कौशल है बच्चे का, वो क्या है, वो बच्चा सीखता है अपने ज्ञान के साथ। तो इसको, ये क्या है, ये लर्निंग की ही परिभाषा है एक हिसाब से। ठीक है, और जब वो किसी भी नई चीज को सीखता है, तो उससे क्या होगा, इम्प्रूविंग होगा, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग स्किल। ठीक है, जो पहले से ही उसके पास कौशल है, उस कौशल में क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना? तो इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग स्किल्स। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, बेसिकली लर्निंग वो है कि हम
किसी नई चीज को सीखते हैं अपने ज्ञान के साथ, और साथ में आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्किल है, जो पहले से ही कौशल आपके पास है, उस कौशल में आप कुछ नया जोड़ रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम समझें, अगर आप आगे और समझें, तो जो जितने भी संसार में लोग हैं वो सब क्या है, सबसे अलग हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन एक्वायरिंग स्किल। ठीक है ना। मतलब क्या है, जो मतलब जितने भी लोग हैं, ये क्या है, डिफरेंट है, मतलब अलग हैं। जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, जो कि जो कौशल होता है वो अर्जित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अलग है इस आधार पर। ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि आप ये भी कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेट और स्पीड ऑफ लर्निंग। ठीक है। डिफरेंट स्पीड ऑफ लर्निंग। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं मैंने इसमें, आप इसी के माध्यम से समझें। जो लर्निंग है, लर्निंग क्या है, लर्निंग वो है कि आप किसी नए कौशल को सीखते हैं अपने ज्ञान के साथ, और आप इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी, जो आपने कौशल सीखा है उसके अंदर और इम्प्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैथ ही मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप गणित लगा रहे हैं, गणित के प्रश्न लगा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको पहले से आता है, जैसे एलसीएम है, वो आपको क्या है, पहले से आता है, लेकिन आप क्या है, कुछ कंसेप्ट और सीख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, ऐड कर रहे हैं आप। तो ये स्किल में क्या है, आप कुछ नहीं कुछ क्या है, ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आपका इंप्रूव हो रहा है स्किल। इसके बाद क्या है, जितने भी लोग हैं सब, जितने भी अभ्यर्थी है, बच्चा है, कोई भी है, उनके पास क्या है, सबके पास कौशल सीखने का अलग अलग, जो इंटेलिजेंस ही कह सकते हैं आप, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल है, वो क्या है, सब अलग अलग है। कि हर व्यक्ति क्या है अपने, क्योंकि सबका स्तर अलग होता है, सबकी सोचने की क्षमता अलग है, उसके आधार पर सब सीखते हैं। इसे क्या है, लर्निंग के ही उसमें कह सकते हैं आपको। आप ये मान के चलिए, जो अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपको पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी लेंथी आते हैं, और क्या है, आपको पता है कि काफ़ी और ऑप्शंस में भी डिवाइडेड रहते हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए बेसिक। और आप ये भी कह सकते हैं कि जितने जो भी है, जो बच्चा सीख रहा है, या कोई क्लासरूम है, कुछ भी है, तो आप ये कह सकते हैं वो सब क्या है, उनका जो रेट और स्पीड ऑफ लर्निंग है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है सबसे। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, लेकिन क्या है, सीखते जरूर है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा दूसरा कंसेप्ट होगा उसे हम कहेंगे CHP। ठीक है। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट है हमारा CHP। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो क्रिटिकल पीरियड है, ठीक है, जो मतलब आप कह सकते हो जो महत्वपूर्ण अवधि है, जो संकट काल भी कह सकते हो, या महत्वपूर्ण जो अवधि है, और जो अनुमान अनुमान लगाने की जो अवधि कह सकते हो आप, उसके बारे में ये है। क्या है इसके बारे में, ये समझेंगे। अब इसको भी हम क्या है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और इसको हम क्या समझेंगे। ठीक है। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके अंदर व्यक्ति क्या है, अपने अनुमान और परिकल्पना के आधार पर जो महत्वपूर्ण अवधि है उसको समझता है। ठीक है। जैसे
अगर आप समझें कि जब बच्चा अपने शुरुआती समय में होता है, वो क्या है, भाषा को जल्दी सीखता है, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ, फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ लैंग्वेज डेवलप्स रियरली, ठीक है ना, मतलब जल्दी से, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो शुरुआती समय होता है एक बच्चे का, वो क्या है, उस समय जल्दी से भाषा को सीखता है, जल्दी सीखता है, और ये आप ये मान के चलिए, ठीक है ना? क्योंकि ये भी आप मान के चलिए कि जो बच्चा है, ये जैसे हम, अब आपको पता है पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो पेडागोजी क्या है, आप ये पेडागोजी आप कह सकते हो 1 से 8 क्लास तक की बात हो रही है, ठीक है? अगर और ज़्यादा वैसे समझे तो आप ये कह सकते हो 14 ईयर 15 ईयर्स के बच्चे के संदर्भ में बात हो रही है। तो आप कह सकते हो इस समय तक बच्चा क्या है, भाषा को बहुत अच्छे से सीखता है अपने जीवन में, ठीक है? जल्दी सीखता है। अच्छे से कहने का मतलब क्या है? जल्दी सीखता है जो भी वो सीखना चाहता है, ठीक है? लेकिन आप लेकिन इसके बाद क्या है, जब वो सेकंड लैंग्वेज सीखता है बच्चा, इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अब क्या कर रहा है कि लैंग्वेज को एक्विजिशन कर रहा है, अर्जित कर रहा है। एक क्या है, ठीक है ना? तो लैंग्वेज क्या है, एक्विजिशन कर रहा है, जो भाषा को क्या है, बच्चा अर्जित कर रहा है। और जब भाषा अर्जित कर रहा है बच्चा, तो इसमें क्या है, ग्रामर, जैसे कि इसमें क्या रूल्स का यूज होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहा है, रूल होगा, ठीक है ना? कुछ इसका आप ये कह सकते हो सेक्वेंस भी होगा। क्या होगा? सेक्वेंस होगा, रूल होगा, सेक्वेंस होगा, कोई ऑर्डर भी हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब क्या है, एक मतलब सेक्वेंस के अकॉर्डिंग उसे क्या है, आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, ये डिफिकल्ट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इट इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हो जो भाषा सीखेगा बच्चा, वो क्या थोड़ी डिफिकल्टी होगी उस बच्चे को सीखने को, ठीक है ना, मोर डिफिकल्ट होगा। और कंडीशन ये भी है कि लेस सक्सेसफुल, और क्या है, संभावना कम ही है कि वो सक्सेसफुल होगा, इसलिए आप कह सकते हो कि क्या, बच्चा क्या होगा, लेस सक्सेसफुल होगा, ठीक है? तो जो सीजीपी है, सीएचपी है, सीएचपी क्या है, आपका क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या है, काल्पनिक कह सकते हो आप, काल्पनिक जो परिकल्पना का महत्वपूर्ण अवधि है, क्या है, परिकल्पना की जो महत्वपूर्ण अवधि है उसके बारे में बताया गया है। इसमें आप ये कह इसमें क्या है कि जो बच्चा शुरुआती समय में होता है, तो भाषा को क्या है, जल्दी सीखता है, और लैंग्वेज एक्विजिशन करता है जब बच्चा, मतलब क्या है, उसके बाद, मतलब आप ये मान के चलिए 14 वर्ष के बाद या फिर 15 या 20 वर्ष के बाद, जब बच्चा सीखता है कुछ भी नए रूल्स को सीखता है, सेक्वेंस को सीख रहा है, ऑर्डर को सीख रहा है, तो वो डिफिकल्ट होता है, और बच्चा क्या है, थोड़ा लेस सक्सेसफुल होता है उस चीज को अर्जित करने में, या लैंग्वेज को एक्विजिशन करने में, ठीक है? और इसका जो निष्कर्ष है, आप ये भी कह सकते हो, अगर आप थोड़ा समझेंगे, इसका जो निष्कर्ष है वो आप ये भी कह सकते हो कि आफ्टर एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना, क्या है, आफ्टर एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब कि जो बच्चे की आयु होगी, वो क्या है, ग्रेटर देन 15, मान लीजिए 15 ईयर, ठीक है, 15 साल के बाद। इसमें क्या होता है, बच्चा जो सीखता है वो क्या होता है, स्लोअर, बच्चा क्या है, थोड़ा स्लोअर हो जाता है, स्लो हो जाता है, सीखने की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, और लेस सक्सेसफुल रहता है। अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट लैंग्वेज की कंपैरिजन में, क्या है, देन,
देन इट्स फर्स्ट देन इट्स फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सीएचपी आपने, सीएचपी आप समझ ही गए, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस है। इसमें क्या होता है, जो परिकल्पना की जो महत्वपूर्ण अवधि होती है, ये क्या है, बच्चा शुरुआती समय होता है उसमें क्या है, जल्दी सीखता है। लैंग्वेज एक्विजिशन थोड़ी टफ हो जाती है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी कह सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा, जब वो रूल, सेक्वेंस और क्रमिक ऑर्डर में समझता है। जब बच्चे की आयु 15 साल से ज़्यादा कह सकते हो, या एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना, जब बच्चा क्या है थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके शरीर में जो परिवर्तन हो जाते हैं, उसके बाद क्या है, बच्चा थोड़ा धीमी गति से सीखता है। जो कि उसने फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग, जो मतलब उसने क्या है, जो उसकी भाषा, मातृभाषा होती है, उसके कंपैरिजन की तुलना में, ठीक है ना। अब हम आगे समझेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। क्या समझेंगे अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अब है टाइप्स ऑफ लर्निंग। अगर हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें, तो पहले टाइप की जो हम बात करेंगे, वो है मोटर लर्निंग। क्या है, मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होता है, इस लर्निंग में क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, क्या होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी हमारी क्या है, डे टू डे लाइफ से इंक्लूड होती हैं। क्या है, डे टू डे लाइफ से इंक्लूड होती हैं, या फिर जो क्या है, हमारे निजी जीवन में हर वक्त, मतलब वो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो जुड़ी होती हैं, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा क्या है, इस एक्टिविटीज को आप क्या है, मोटर एक्टिविटीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसे कह सकते हैं, ये क्या है, मोटर एक्टिविटीज है। मोटर एक्टिविटीज है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, छोटा बच्चा है और वो चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ठीक है ना, और ये क्या है, चढ़ रहा है, जैसे क्लाइंबिंग, किसी पे भी बच्चे के उम्र के हिसाब से क्लाइंबिंग कर रहा है, जैसे थोड़ा सा छोटा है तो जैसे बेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा और बड़ा है, ठीक है ना, या छोटा सा, जैसे कोई वृक्ष है, मतलब ज़्यादा ऊंचा ऊंचा नहीं है वो वृक्ष, तो उस पे भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मोटर एक्टिविटीज से लिंक्ड होता है मोटर लर्निंग, ठीक है। आप इसमें ये भी कह सकते हो कि ये इसके अंदर जितनी भी जो इंक्लूड है, ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, आप ये कह सकते हो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंक्लूड होता है मोटर लर्निंग में, ठीक है। तो आपने समझा मोटर लर्निंग क्या है, जो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे दिनचर्या से इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर आप चलना इंक्लूड कर सकते हैं, रनिंग, क्लाइंबिंग, और ये क्या है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इसमें इंक्लूड होता है, इसे हम क्या है, मोटर लर्निंग कहते हैं। आगे अगर हम समझें, अब हम जो टाइप्स ऑफ लर्निंग में अब दूसरा जो टाइप है इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे, बर वर्बल लर्निंग, ठीक है। वर्बल से आप समझ रहे होंगे कि जो वर्बल लर्निंग है, इसमें क्या होता है, वर्बल में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीक। तो पहला पॉइंट क्या है, वी स्पीक, हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हो सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन मेथड है, क्या है, जो वर्बल है ये क्या है, कम्युनिकेशन मेथड है ये, ठीक है।
कम्युनिकेशन मेथड है। इसका जो एग्जाम्पल्स होंगे वो देखिए आप। ठीक है ना, कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत करने का तरीका जो होगा। बातचीत करने के तरीके के साथ साथ क्या है, हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन भी इसमें इंक्लूड होगा। जैसे कि आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि एरो बना होता है कि नहीं, आपको इस तरफ मुड़ना है या डाइवर्जन लेना है। ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साइन हो गया कम्युनिकेशन के लिए, आप किसी साइन का चित्र मतलब साइन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद किसी पिक्चर का यूज़ किया जा रहा है उस चीज़ को समझने के लिए। किसी साउंड का भी यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो जितने भी ये टूल्स आए हैं, ये जो जैसे साइन हो गया, पिक्चर हो गया, साउंड हो गया, और जैसे सिंबल हो गया। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये जो पार्ट है, ये जो पूरे पार्ट है, ये क्या है, कम्युनिकेशन मेथड का ही पार्ट है। और आप कह सकते हो ये वर्बल लर्निंग है। ठीक है ना। तो हमारे क्या है, जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है, टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या है, हमने टू टाइप्स ऑफ लर्निंग देखा। पहला मोटर लर्निंग, फिर दूसरा क्या है, वर्बल लर्निंग। अब हम एक टाइप ऑफ देखेंगे, इसका जो थर्ड टाइप होगा। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, ये है कंसेप्चुअल लर्निंग। क्या है, ये है हमारा कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल लर्निंग। ठीक है। अगर हम कंसेप्चुअल लर्निंग के बारे में बात करें, इसके अंदर क्या होता है, कंसेप्ट कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि ये माइंड से रिलेटेड बात होगी। किससे होगी, माइंड की बात होगी। माइंड से मतलब क्या है, व्यक्ति थिंकिंग करेगा। ठीक है ना, माइंड क्या है, थिंकिंग करेगा। थिंकिंग कर रहा है तो फिर क्या कह सकते हो आप, रीजनिंग की भी बात होगी। और जब रीजनिंग की बात है तो पूरा ओवरऑल समझ सकते हो किस कि ये क्या है, इंटेलिजेंस की भी बात है। किसकी बात है, इंटेलिजेंस की। तो ये जो हमारा कंसेप्चुअल लर्निंग है, कंसेप्चुअल मतलब क्या होता है, जिस किसी चीज का बेसिक समझ के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो इसमें माइंड का यूज हो रहा है। माइंड का यूज हो रहा है तो मतलब आप सोचेंगे भी, तर्क वितर्क भी कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस का यूज होगा अगर तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो ये क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इन सभी चीजों का क्या यूज करके, इन सभी चीजों का यूज करके क्या है, जो बच्चा होगा, लर्नर है, वो क्या करेगा, लर्न्स डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, यूज्ड। अगर जब वो दिमाग का, सोचने का, तर्क वितर्क का, बुद्धि का यूज कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो किसका यूज कर रहा है, यूज्ड बाय। मतलब क्या है, माइंड, थिंकिंग, रीजनिंग और इंटेलिजेंस का यूज करके बच्चा जो है, ठीक है ना, जो बच्चा है यूज करके क्या है, तो बच्चा क्या लर्न कर रहा है, बच्चा लर्न कर रहा है डिफरेंट कंसेप्ट को। किसको लर्न कर रहा है, बच्चा कर रहा है यूज, लर्न डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है। लर्न कौन करेगा डिफरेंट कंसेप्ट, वो करेगा कौन, बच्चा, जो चाइल्ड है। किसका यूज करके, माइंड का मतलब दिमाग का, थिंकिंग मतलब सोच के, रीजनिंग मतलब तर्क वितर्क, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का यूज करके। ठीक है। अब इधर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ी कंसेप्ट की बात आ रही है। ठीक है। जब कंसेप्ट की बात आ रही है, कंसेप्चुअल की बात आ रही है, तो एक थोड़ा सा याद रखना, एक हॉट होता है। ठीक है। हॉट, हॉट्स क्या होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसके अंदर जो टर्म्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, इसके अंदर हमारा जैसे जो हमारे इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो इसके अंदर तीन टर्म आते हैं हमारे। कितने आते हैं, तीन टर्म आते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका एनालिसिस हो गया। क्या हो गया, एक हो गया आपका एनालिसिस। ठीक है। और आपका सिं, सिंथेसिस। ठीक है। और आपका एवोल्यूशन। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एवोल्यूशन। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके हॉट। हॉट्स क्या होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, इसके अंदर आता है। ठीक है। अगर हम एनालिस्ट की बात करें, तो जैसे एनालाइज कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, फाइनल जजमेंट होता है आपका। क्या है, जो फाइनल डिसीजन होता है, इसको हम किससे लिंक करते हैं, इसको हम करते हैं फाइनल डिसीजन से लिंक करते हैं। सिंथेसिस मतलब क्या है, पहले जोड़ना, मतलब टुकड़े करके जैसे हम जोड़ रहे हैं उसको। ठीक है। मतलब इसको जोड़ेंगे हम, इससे क्या है, जोड़ेंगे, या आप कह सकते हो ऐड कर रहे हैं आप किसी चीज को। एवोल्यूशन मतलब क्या है, आप इसको टुकड़े कर करके, क्या है, टुकड़े कर करके उसे आप समझेंगे,
फिर आप उसे जोड़ेंगे और फिर क्या है एनालाइज करेंगे, मतलब फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा बेसिक कंसेप्ट। आगे हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, लर्निंग पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक वो क्या है, फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा अगला टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो अगर कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं भाषा को सीखने में, ठीक है ना, कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, जैसे जो पहले फैक्टर होंगे, तो फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर। फैक्टर क्या है, फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर। लर्नर क्या है, जो बच्चा है जो सीख रहा है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे सीखने में। ठीक है, तो इसका पहला देखेंगे, पहला क्या है इसका, बच्चा क्या है, इंटेंसिफाई ऑफ लर्निंग। सी ठीक है ना, बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, इंटेंसिफाई, क्या होना चाहिए, इंटेंसिफाई ऑफ लर्निंग। ठीक है, इंटेंसिफाई ऑफ लर्निंग ये होता है कि सीखने की तीव्रता होनी चाहिए एक बच्चे के अंदर। ठीक है, ये कब होगा, जब बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा। क्या होगा, जब बच्चा क्या है, मोटिवेट होगा, वो भी अपने आप से अंदर से। ठीक है, तो इसमें क्या हो, इंटेंसिफाई ऑफ लर्निंग होगी, मतलब क्या है, वो तीव्रता से सीखेगा। ठीक है, पहला फैक्टर है सीख, जब सीख कब सीखेगा वो। ठीक है, इसका बी पॉइंट पे अगर हम बात करें, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है, ठीक है, जो उसकी एफिशिएंसी है, साथ में क्या है, जो बच्चे की एफिशिएंसी है और मेंटल कैपेसिटी है। क्या है, मेंटल कैपेसिटी है, मतलब क्या है कि बच्चा कितना योग्य है अपनी बुद्धि को यूज करके, और कितना वो एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मतलब कितना स्मूथली काम कर रहा है। ठीक है ना, अगर ये कारक होंगे तो क्या है, बच्चा जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू लर्नर, इस फैक्टरों से बच्चा क्या है, जल्दी सीख रहेगा। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव फैक्टर आप कह सकते हैं। कौन से पॉजिटिव फैक्टर। इसके बाद सी पॉइंट की अगर हम बात करें, बच्चे का क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे का, बच्चे को अगर उसमें इच्छुक है सीखने के लिए, ठीक है ना, और बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, बच्चे के अंदर जब इंटरेस्ट होगा, और उसका क्या है, एप्टीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड होना चाहिए। एक मिनट, तो बच्चे के अंदर क्या इंटरेस्ट होना चाहिए और एप्टीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एप्टीट्यूड। मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर जब इंटरेस्ट है, उसका मन लग रहा है पढ़ने में, वो रुचि ले रहा है पढ़ने में, और एप्टीट्यूड मतलब क्या, उसकी योग्यता है। वो जो जब उसका वो योग्यता होगी तभी तो वो इंटरेस्ट लेगा। तो ये भी क्या एक पॉजिटिव फैक्टर है, बच्चा किस कंडीशन में सीख रहा है, लर्न करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें, और साथ में क्या है, जो बच्चा होता है उसकी क्या है, जो जनरल हेल्थ है वो क्या गुड होनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर क्या है, जो बच्चा है लर्नर है, लर्नर्स की जो हेल्थ है, तो लर्नर्स जनरल हेल्थ भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ ये फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इससे क्या होगा, पहले देखो क्या है, पहला क्या है, अगर बच्चा मोटिवेट होगा तो वो तीव्रता से सीखेगा, इंटेंसिफाई ऑफ लर्निंग। अगर बच्चे की जो मेंटल मानसिक स्थिति है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है, अगर वो उसको अच्छे से यूज कर रहा है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो स्मूथ होगी, और जल्दी वो लर्न करेगा उस चीज को। जब बच्चा, अगर उस बच्चा उस योग्य है, एप्टीट्यूड मतलब योग्य है, तो वो रुचि भी लेगा। ठीक है, उस सब्जेक्ट के प्रति। और जनरल हेल्थ भी क्या है, अगर बच्चे की अच्छी है तो भी उसे क्या है, पढ़ने में मजा आएगा, और लर्नर क्या है, ज्यादा चीजों को स्मूथली अर्जित करेगा, लर्न करेगा। ठीक है,
इसके बाद क्या है, अब हम फैक्टर की बात करेंगे, फैक्टर रिलेटेड टू टीचर। अगर टीचर की क्या कंडीशन अच्छी होंगी, जो एक शिक्षक है, ठीक है ना, एक शिक्षक किस प्रकार से पढ़ाएगा ताकि जो लर्निंग की जो, अगर एक शिक्षक अच्छा है तो उसके प्रभाव से भी बच्चा क्या सीखता है, कैसे इसको समझते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, ठीक है, कि जो एक अध्यापक है अगर वो सिखा रहा है तो किस आधार पर क्या स्थिति होनी चाहिए उस, जो एक अध्यापक है, एक शिक्षक है, ताकि जिससे क्या है वो बच्चा सीख सकता है, ठीक है। तो टीचर की बात हो रही है इस समय, तो टीचर को क्या है, कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर। क्या होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए, मतलब क्या, उसे पूरा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए ओवर द सब्जेक्ट, ठीक है, कमांड ओवर द सब्जेक्ट, ठीक है। बच्चे को क्या होना चाहिए, संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, उस अगर शिक्षक के पास कमांड होगा सब्जेक्ट के ऊपर तो वो क्या है, बच्चे को अच्छा ज्ञान दे पाएगा। फिर जो एक शिक्षक है, शिक्षक का एक तरीका होना चाहिए बात करने का, मतलब वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। जो शिक्षक है बच्चे से किस प्रकार से बात कर रहा है, कि बच्चे को मतलब समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, कम्युनिकेट सही से कर पा रहा है। तो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक का बहुत अच्छा होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि जो शिक्षक है, शिक्षक की जो पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, जो शिक्षक की क्या है, जो शिक्षक की पर्सनैलिटी है, और साथ में अगर उसका जो एटीट्यूड है शिक्षक का, वो भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एटीट्यूड मतलब आप क्या समझेंगे, जो दृष्टिकोण है, क्या कह सकते हैं आप, जो दृष्टिकोण है, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं आप, दृष्टिकोण। तो जो पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व है उस शिक्षक का, जो शिक्षक का जो व्यक्तित्व होगा, वो जो उसकी पर्सनैलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और साथ में क्या है, बच्चे का जो वो शिक्षक का जो दृष्टिकोण होगा बच्चों के प्रति अच्छा होना चाहिए। तो क्या है, इस कंडीशन पे एक एक शिक्षक बच्चों को काफी कुछ अर्जित करा सकता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि इन फैक्टर्स से क्या है, जो फैक्टर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इन फैक्टरों के माध्यम से एक जो लर्नर है, बच्चा है, अच्छे से सीख सकता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से होंगे, जैसे कि जो वातावरण होना चाहिए, जो वातावरण होना चाहिए सीखने का, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कॉन्ड्यूसिव मतलब कैसा, मतलब कि अनुकूल होना चाहिए, सहायक होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, सहायक जो परिवेश हो ऐसा परिवेश कैसा होना चाहिए, सहायक होना चाहिए, जिसे हम कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात सेकंड देखें, स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, जो क्लासरूम है जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसका स्ट्रक्चर और साइज ऑफ क्लासरूम कैसा होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, वो सीखने की, जहाँ शिक्षक सिखा रहा है उस क्लास में जो शोर शराबा है, नॉइस है, वो बाहर से अंदर ना आए। और अंदर भी ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब ऐसा वातावरण बना रखा हो, फैंस भी लगे हो, और एयर फ्रेश एयर अंदर भी आ रही हो, और अंदर से एयर थोड़ी बाहर भी जा रही हो, तो उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है और साइज ऑफ क्लासरूम भी क्या होना चाहिए, वो अनुकूल होनी चाहिए शिक्षक और जो बच्चे हैं उन दोनों के लिए। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो
जो सब्जेक्ट मटेरियल है, ठीक है ना, क्या है, जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो भी क्या है, सरल भाषा में हो। शिक्षक उस शिक्षक उस मटेरियल के बारे में उस पहले से जा मतलब परिचित हो। तो इससे क्या है, जो टीचर होगा, जो आसान, जो सुविधाजनक बैठेगी लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जब सब्जेक्ट मटेरियल क्या है कि टीचर, जो वातावरण ऐसा होगा कि सब्जेक्ट मटेरियल होगा तो शिक्षक एक बच्चे को सरलता से सुविधा तरीके से समझा सकता है, ठीक है ना। ये कुछ क्या है, हमारे जो लर्निंग में अफेक्ट डाल सकते हैं कुछ फैक्टर। देखो मैं फिर आपको बताता हूँ, जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्नर की अगर हम बात करें, तो पहले हमने क्या देखा कि जो फैक्टर रिलेटेड लर्नर 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 कब कब सीख सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो क्या है, इंटेंसिफाई ऑफ लर्निंग, ठीक है ना, कि सीखने की तीव्रता तभी हो सकती है जब वो बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा। फिर क्या है, एफिशिएंसी और मेंटल कैपेसिटी, मतलब क्या है, अगर बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो स्मूथली सीखेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर बच्चे की योग्यता है, उस योग्य है बच्चा और सीख रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि एप्टीट्यूड के साथ क्या है, जब वो योग्य है तो रुचि के साथ ही सीखेगा। और बच्चे की एक हेल्थ भी क्या है, सही होनी चाहिए। अब शिक्षक किस कंडीशन में अच्छा पढ़ा सकता है जिससे बच्चा सीख सके। एक तो क्या है, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, पूरे उस सब्जेक्ट के बारे में टीचर को नॉलेज होना चाहिए। जब टीचर बच्चों से बात करे तो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी क्या है, जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी को मतलब ज़्यादा प्रमोट करे कि हाँ एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो सिर्फ बार बार टीचर उसी को प्रमोट करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप कह सकते हो, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग क्या होना चाहिए, सभी बच्चों के साथ इक्वली हो। फिर क्या है, जो बच्चों के प्रति पर्सन जो शिक्षक है उसका क्या पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, मतलब क्या बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण हो शिक्षक का, और जो व्यक्तित्व है वो क्या अच्छा होना चाहिए। अब फैक्टर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो इस कंडीशन में क्या है, जो वातावरण है, जो पर्यावरण है वो क्या है, कंड्यूसिव होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, ये अनुकूल होना चाहिए, जो वातावरण के अनुकूल वातावरण होना चाहिए, शोर शराबा ज़्यादा ना हो। जैसे स्ट्रक्चर भी है, क्लासरूम भी है, क्लासरूम भी अच्छी होनी चाहिए, सही कंडीशंस में हो, और बच्चों को भी अच्छा लगे, क्लास के अंदर चार्ट लगे हों, और और जो मतलब जो जैसे चार्ट लगे हुए हैं, चार्ट के साथ साथ क्या है, जैसे बोर्ड लगा हुआ है और क्लासरूम में क्या है, सबको आने का मौका दिया जा रहा है, तो एक इन्वायरमेंट बना रखा है अगर शिक्षक ने ऐसा, तो बच्चा क्या है, अच्छी तरह से अर्जित करता है, ठीक है ना। किसी भी मतलब सेकंड भाषा सीख रहा हो या कोई भी सब्जेक्ट सीख रहा हो, तो बच्चा क्या है, आसानी से सीखता है। और जो मटेरियल सब्जेक्ट मटेरियल क्या है, सब्जेक्ट मटेरियल भी इजी मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो मटेरियल जो शिक्षक है वो पहले से ही उस मतलब जो सामग्री है, सब्जेक्ट से रिलेटेड सामग्री है वो क्या है, उससे जो शिक्षक है पहले से ही जागरूक हो, पहले से ही परिचित हो, ताकि क्या है वो बच्चों को अच्छे से समझा सके और बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ सके। तो ये बेसिक चीज, अब हम आगे समझते हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे आरटी एक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे थोड़ा आरटी एक्ट। आर टी ई एक्ट 2009, तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये जो एक्ट है, इस एक्ट को इनेक्ट किया गया, जब ये बना है, ये एक्ट, ये बना है 4 अगस्त, 4 अगस्त 2009 में, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी बच्चा 6 से 14 साल के अंदर है, भारत भारत में जितने भी स्कूल्स हैं, और उन स्कूल बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स की बेसिकली अगर हम बात करें, तो 6 से 14 आयु के जितने भी बच्चे हैं, इनको क्या है, फ्री एंड कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों की, 6 से 14 वर्ष, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ा राइट टू एजुकेशन का, ये किस पे पड़ा है, ये पड़ा हुआ है जो सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं, उसमें दोनों सम्मिलित हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है। और अगर हम देखें, अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की भी बात करें, ठीक है ना,
तो प्राइवेट स्कूल्स में भी बात करें तो बच्चे को ठीक है फीस ली जा रही है, वो बात एक अलग है। लेकिन कोई भी कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को बैक नहीं करेगा, मतलब किसी भी क्लास में बैक मतलब पीछे नहीं करेगा। ठीक है, नॉट बैक इन एनी क्लास। ठीक है, किसी भी क्लास में क्या है, बच्चे को पीछे नहीं करेगा कोई भी स्कूल, और ना ही बाहर निकालेगा, मतलब क्या है, और साथ में क्या है, ना ही एक्सपेल्ड करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट बैक इन एनी क्लास एंड नॉट और एक्सपेल्ड। ठीक है ना। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ना तो वो क्या है, आप इसको ऐसे पढ़िएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको पहले नॉट क्या है, इसके ऊपर ये नॉट है, तो नॉट बैक इन एनी क्लास और नॉट एक्सपेल्ड। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को पिछली क्लास में नहीं कर सकता है, रिजल्ट कैसा भी हो। पहली चीज, क्योंकि अगर स्कूल स्कूल है तो स्वाभाविक सी बात है, जब शिक्षक अच्छे होंगे तो बच्चा पास ही होगा, और ना ही उस बच्चे को बाहर स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है। और और साथ में जो एक्ट है ये भी कहता है कि किसी भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट क्या है, और मेंटल हैरेसमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब क्या, जो फिजिकल पनिशमेंट है और जो मेंटल हैरेसमेंट है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी, एक मिनट, तो आप कह सकते हैं नो चाइल्ड। ठीक है, नो चाइल्ड। ठीक है, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है और स्कूल में पढ़ रहा है, तो उस बच्चे को ना तो फिजिकल पनिशमेंट दी जा सकती है, और ना ही मतलब मानसिक प्रताड़ना बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी शिक्षक को, या किसी स्कूल के द्वारा किसी भी स्कूल के द्वारा भी नहीं किया जाएगा, और ना ही कोई शिक्षक ऐसा कर सकता है। ये क्या है, राइट टू एजुकेशन कहता है। ठीक है, अब हम एक्विजिशन का मतलब समझेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है कि कोई भी बच्चा भाषा को जब लर्न नेचुरली, ठीक है ना, कोई भी भाषा को बच्चा क्या करता है, नेचुरली सीखता है। कैसे सीखता है, नेचुरली सीख रहा है। जैसे माता पिता के साथ बैठा हुआ है, वो बच्चा सीख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्विजिशन। बच्चा क्या कर रहा है, नेचुरली सीख रहा है। और इसके अंदर क्या है, कोई विदाउट, आप क्या कह सकते हो, विदाउट एनी एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक, एक मिनट, विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस।
ठीक है। तो मतलब क्या है, एक्विजिशन का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा अगर वो नेचुरली, कुदरती कह सकते हो आप, नेचुरली सीख रहा है, जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, माता पिता के बीच में होता है, वो बच्चा सीखता है, नेचुरली सीखता है, और वो हर चीज़ को समझता है, सीखता है, वो उस परिवेश में रहता है, क्योंकि वो नेचुरली ही सीखता है। इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, ना कोई इसमें रूल्स को लर्न करना है, ठीक है ना? मतलब क्योंकि वो बच्चा क्या है, नेचुरल लर्नर है, और वो क्या है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसको सीख रहा है। और इसके अंदर कोई भी क्या है, कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं होती है कि भाई उसको रूल्स लर्न करने हैं, जो कठोर जैसे लंबे लंबे जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको लर्न कर रहा है, तो ऐसा नहीं करता है। तो इस कंडीशन में क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, नेचुरली सीख रहा है, तो उसे हम एक्विजिशन कहेंगे। तो जो ये परिवेश होगा, कैसा परिवेश होगा, ये नेचुरल परिवेश होगा, या आप कह सकते हो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये। ठीक है ना? नेचुरल इन्वायरमेंट है ये। ठीक है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन की। ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर व्यक्ति सीखता है, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर डाइवर्स कैपेसिटीज होती है, और जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, एक्वायर कैपेसिटी टू परसीव। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, व्यक्ति रूल्स के अकॉर्डिंग, और जो रूल्स होंगे और जो ऑर्डर होगा, ठीक है ना, कैसे सीख रहा है बच्चा, जैसे कोई रूल है, ऑर्डर है, या कोई सेक्वेंस है, उसके आधार पे क्या है, बच्चा सीख रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर डाइवर्स कैपेसिटीज होती है। क्या होती है? डाइवर्स, जो विविध तरह की जो योग्यता होती हैं, उसके आधार पर क्या है, वो बच्चा सीख रहा है। जिसके अंदर जो विविध कैपेबिलिटीज होंगी, वो क्या है, बच्चे को उस प्रकार से सिखाया जा रहा है, क्योंकि वो पहले उसने लर्निंग किया है, फिर एक एज के बाद क्या है, वो रूल्स वगैरह भी सीख रहा है। उसके अंदर रूल्स वगैरह कैसे, जैसे वो स्कूल गया, स्कूल के अंदर उसने ग्रामर सीख रहा है, तो उसमें रूल होगा। या फिर कोई भी रूल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामर से ही लिंक है, जैसे मैथ्स में पढ़ रहा है, वो सीख रहा है, और साथ में फिर जो स्कूल्स के भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ड्रेस पहनना है, और किस तरह से स्कूल में आना है, तो ये क्या रूल्स के अंडर ही आ गए। ठीक है, रूल्स हो गया, ऑर्डर क्या है, क्या सेक्वेंस है, इसके आधार पर सीख रहा है। डाइवर्स कैपेसिटीज होती है। डाइवर्स कैपेसिटीज का मतलब होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चा सीखेगा, तो उसके अंदर अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं, जैसे कि सिंटैक्स हो गया पहले। सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कि वर्ड्स को फ्रेजेस या सेंटेंस की ओर लेके जाना। ठीक है, मतलब छोटे छोटे वर्ड को जोड़ के किसी वाक्य की ओर बढ़ना। ठीक है। और उसके साथ क्या, फोनेटिक्स हो गया आपका। फोनेटिक्स क्या है, साउंड से रिलेटेड हो गया आपका। ये किससे हो गया, साउंड से रिलेटेड हो गया। सिंटैक्स क्या हो गया आपका, क्या है, जैसे एक वर्ड है, वर्ड से फिर कहाँ पे जाएंगे, वो किसी फ्रेज की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, फ्रेजेस की ओर हो गया, फिर उसके बाद क्या, सेंटेंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से। ठीक है। और साथ में क्या है, और वोकेबलरी भी यूज होगा फिर, लेकिन वोकेबलरी कैसे, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब क्या, व्यापक, व्यापक रूप में क्या है, वोकेबलरी को यूज किया जा रहा है। मतलब क्या है, जो वर्ड में शब्दावली है, वोकेबलरी क्या है, शब्दावली जो है, उसको क्या है, यूज किया जा रहा है। तो ये क्या है, बच्चा क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन इसके माध्यम से सीखेगा। आगे हम समझेंगे।
अब हम समझेंगे कंसेप्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड लर्निंग। ठीक है, एक्विजिशन एंड लर्निंग। ठीक है, तो ये एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक, ये जो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये क्या आपका ये नया टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है, कंसेप्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड लर्निंग। ठीक है, कैसे वो सीखेगा और कैसे वो अर्जित करेगा। ठीक है, दोनों बातें हैं। इसमें हम बात करेंगे जो स्कॉलर्स हैं अलग अलग, इन्होंने क्या क्या कहा है। ठीक है, स्कॉलर्स के बारे में पहले हम बात करेंगे पियाजे कंसेप्ट। किसकी बात करेंगे हम, इस पे हम बात करेंगे पियाजे कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो पियाजे ये कहते हैं कि जो लर्निंग है, पियाजे कहते हैं कि जो लर्निंग है, जो सीखा जाता है, वो क्या है, लर्निंग को कैसे सीखा जाता है, अडेप्टेशन। ठीक है ना, अडेप्टेशन का मतलब होता है कि वो बैलेंस करके सीख रहा है उस चीज को। साथ में एसिमिलेशन, साथ में क्या करेगा, एसिमिलेशन करके, और एकोमोडेशन करके। ठीक है, और क्या करेगा, एकोमोडेशन। ठीक है, एक मिनट। और कैसे सीखेगा, एकोमोडेशन करके। इन तीनों को मैं अभी आपको समझा रहा हूँ अलग अलग करके। और एकोमोडेशन करके। ठीक है, अगर हम अडेप्टेशन की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम पहले अडेप्टेशन की बात करें तो ये क्या है, बैलेंस कर रहा है। ये क्या है, ब्रिज का काम कर रहा है, आप कह सकते हो क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। एसिमिलेशन क्या होता है, इसमें क्या है, वो जो पहले से स्किल्स है, ऑलरेडी स्किल्स होंगी इसके पास, प्लस क्या है, न्यू स्किल्स को क्या है, एग- जो न्यू स्किल्स होंगी उससे क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, न्यू स्किल्स को ओ, और क्या, न्यू स्किल्स को, एसिमिलेशन के क्या हो रहा है, न्यू स्किल्स को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो न्यू स्किल्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ये कह सकते हैं आप। जो पुरानी स्किल्स हैं, पुरानी स्किल्स में क्या है, न्यू स्किल्स को ऐड किया जा रहा है, इसे क्या हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये ब्रिज का काम करेगा, एडेप्टेशन। और हम एकोमोडेशन की बात करें, एकोमोडेशन क्या होता है, जो प्रीवियस नॉलेज है। ठीक है ना, क्या है, जो एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन होता है जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करेगा, और साथ में क्या है, मॉडिफाई भी होगा, साथ में क्या है, मॉडिफाई भी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलेंगे। ठीक है, ये प्याजे कहते हैं लर्निंग के संदर्भ में। ठीक है, आगे हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ चॉम्स्की। ठीक है, आगे हम क्या समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ चॉम्स्की। अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ चॉम्स्की। ठीक है, तो जो चॉम्स्की थे, ये स्कॉलर हैं जो, तो इन्होंने कहा है कि
पहले तो इन्होंने क्या दिया है, एल एल डी दिया है, ठीक है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है लैंग्वेज लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस है, ठीक है। चॉम्स्की ने क्या दिया है, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस दिया है। और ये जो एक टूल है, जो एल एल डी कहा जा रहा है, जो लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस है, ये क्या है, टूल है, ठीक है ना। ये क्या है, एक टूल है जो कि दिमाग से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है, दिमाग से, वायर्ड इनटू द ब्रेन, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या कहा गया है, कि जो चॉम्स्की जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो पर्सन होता है, हर व्यक्ति के पास क्या है, एक डिवाइस होता है जिसका नाम लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस है, ठीक है। लैंग्वेज लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस है। और ये क्या, एक टूल है, ठीक है, एक यंत्र कह सकते हैं, जो कि क्या है, दिमाग, जिसके जो धागे हैं वो दिमाग तक है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो इसके माध्यम से, जो एलएलडी है, इसके माध्यम से जो बच्चा है, कि एलएलडी जो ये डिवाइस, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस है, इसके माध्यम से जो बच्चा है जल्दी सीखता है। तो लर्निंग रैपिडली लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सब चॉम्स्की के जी का कहना है कि सब जो यहाँ पे मेन रोल है वो क्या है, एक डिवाइस का है, जिसका नाम क्या है, जो एक टूल भी है, जिसको आप कह सकते हो लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। ये क्या है, दिमाग के धागों के साथ जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से जो एक बच्चा होता है वो क्या होता है, जल्दी से सीखता है और समझता है, ठीक है। ये चॉम्स्की जी का कहना है। अब हम पढ़ेंगे वाइगॉट स्काई को, समझेंगे थर्ड कंसेप्ट। जो स्कॉलर हैं, जो थर्ड स्कॉलर ने क्या क्या कहा इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो थर्ड स्कॉलर के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो हम करेंगे वाइगॉट स्काई की, ठीक है। जो वाइगॉट स्काई है, उनका मानना है, बच्चा जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। किससे सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से बच्चा क्या है, सीखता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन के साथ बच्चा क्या है, सीखता है, पहली बात। दूसरा क्या है, बच्चा जैसी कम्युनिटी में रह रहा है, कैसे परिवेश में वो रह रहा है, ठीक है ना, किस सोसाइटी में रह रहा है, तो सोशल इंटरेक्शन उसी में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, ये कम्युनिटी से जुड़ा होता है। जो बच्चा होता है एक समाज से जुड़ा हुआ है, सोशल इंटरेक्शन से सीख रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, जैस जो इस आसपास का वातावरण है उसके माध्यम से सीख रहा है, ठीक है ना। कम्युनिटी की बात करेंगे, कम्युनिटी की भी बात कौन, वाइगॉट्स्काई जी जो कह रहे हैं कि जो लर्निंग और एक्विजिशन होगा, जो एक बच्चा सीखेगा वो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखेगा। कम्युनिटी जो समाज है उसके माध्यम से भी सीख रहा है। और साथ में क्या है, जो कल्चरल है, ठीक है ना, जो जो भी कल्चर है उसके माध्यम से भी क्या है, बच्चा अपने अपने भाषा और संदर्भ के, जो भाषा है उसी संदर्भ में वो सीखता है। तो वाइगॉट्स्काई का क्या कहना है, बच्चा सोशल इंटरेक्शन के साथ भी सीखेगा, जो भाषा को अर्जित करेगा, कम्युनिटी, क्योंकि जो भी कम्युनिटी आसपास जुड़ी हुई है, और जो उसका जो कल्चर है, रीति रीति रिवाज के संदर्भ में जो बात हो रही होगी उसके संदर्भ में भी, उसके संदर्भ में बच्चा क्या है, सीखेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सोशल इंटरेक्शन हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया, कम्युनिटी हो गया, और कल्चरली हो गया। इसके आधार पर क्या है, बच्चा सीखेगा। और आप कह सकते हो इस हिसाब से क्या है, हायर मेंटल प्रोसेस होता है बच्चे का, क्या होता है, जो बच्चे का होगा वो क्या होगा, इस आधार पे क्या होता है, हायर मेंटल प्रोसेस, ठीक है ना। बच्चे का क्या होगा, हायर मेंटल प्रोसेस
होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज में। अगर हम बात करें, एक पार्ट और भी है, फोर्थ, इसमें हम बात करेंगे पेवलॉग की। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेवलॉग। ठीक है, तो पेवलॉग ये कहते हैं, बच्चा जो होता है वो स्टिमुलस से सीखता है। किससे सीखता है? पेवलॉव का मानना है जो बच्चा होता है वो स्टिमुलस, या आप कह सकते हो स्टिमुलस उत्तेजना। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? बच्चा क्या है जो उत्तेजना से सीख रहा है, पहला चीज। दूसरा क्या है, पेवलॉव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी है। किसकी बात करी है? क्लासिकल कंडीशनिंग। तो उन्होंने कैसी बात करी? इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है ना। तो बच्चा कैसे स्टिमुलस के माध्यम से सीख रहा है, मतलब क्या है, स्टिमुलस कुछ किसी उत्तेजना की वजह से सीखता है। पेवलोव पेवलोव जी कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की इन्होंने बात करी है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो क्या है, हैबिट, एक हैबिट होती है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो एक हैबिट फॉर्मेशन है। इसके माध्यम से क्या है, बच्चा या कोई भी सीख रहा है तो इस माध्यम से वो सीख सकता है। ठीक है, ये बेसिक बात है। ठीक है, अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है कि अब डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी। ठीक है ना, अब क्या है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ वोकेबुलरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो शब्दावली है बच्चा कब कितना सीखता है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि जब बच्चे की आयु अगर 0 से 2 साल के बीच में है, ठीक है, ये किसके अंदर है, 0 से 2 साल के अंतर्गत है, तो जो वोकेबलरी होगी वो बच्चे की जो वर्ड होंगे शब्दा, तो वो 272 वर्ड तक बच्चा क्या सीख जाता है इस समय तक। ठीक है, बच्चा क्या है, इन शब्दों को सीख रहा है। ठीक है, जानता है, समझता है, लेकिन वो चाहे बोले ना, वो बात एक अलग है। ठीक है, इसके बाद अगर बच्चा 2 साल से 5 साल तक है, ठीक है, 2 साल से और 5 साल तक है, तो बच्चे की जो वोकेबलरी होगी वो कितना हो जाएगा, 2100 वर्ड तक बच्चा सीख जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम समझें बच्चे की अगर एज 5 से 11 वर्ष है, अगर कितना है, 5 से 11 वर्ष अगर बच्चे की आयु, तो आप कह सकते हैं कि वो 50,000 वर्ड तक 50,000 वर्ड तक बच्चा क्या है, सीख जाता है। उनको बोले नहीं, लेकिन वो समझने की उसकी क्या है, जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो रहती है उस बच्चे की। ठीक है ना, लेकिन वो बच्चा इतना सीख जाता है। और फिर अगर 14 साल, उसी हिसाब से क्या है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो दोस्तों ये क्या था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप इतना भी
पढ़ेंगे, समझेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जो इंग्लिश पेडागोजी का जो कंसेप्ट है काफ़ी हद तक आपका क्या है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्लि- पहले भी अगर आपने पढ़ रखा है तो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो इसी आप ही कह सकते हैं इसी लेक्चर में आपका क्या है पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हम थोड़ी इसके बाद अगर हम थोड़ी बातचीत करें तो अभी हम क्या क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस जो करेंगे वो क्या है सीटेट के ही क्वेश्चंस होंगे, पीवाई क्यूज होंगे, कुछ उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे, कुछ पीवाई क्यूज इंक्लूड करें मैंने क्वेश्चंस, ताकि क्या है आप इस कंसेप्ट को समझ सकें। मैं आपके लिए जो इसके जो चैप्टर्स हैं, जो 6 या 7 चैप्टर्स हैं इंग्लिश पेडागोजी के, उसे क्या है मैं आपको जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 6 तारीख को, उससे पहले पहले इन सभी चैप्टर्स को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। साथ में क्या है आपको मैं मल्टीपल चॉइस जो पीवाई क्यूज हैं और प्लस जो क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो सभी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप एमपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अब आप देखिए जैसे जो एमपी टेट है, एमपी टेट में भी जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 का जो मैथमेटिक्स है वो भी क्या है दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप ये जो क्लासेस हैं मैं आपके बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। जो मैथ सिलेबस होगा पूरा कंप्लीटली, और जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है आपका पूरा, मैं आपको क्या है इन टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। सी टेट आपका है ही कंडक्ट, और जो सुपर टेट अभी कंडक्ट होने वाला है मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, जो सुपर टेट भी है, अगर हम सुपर टेट की बात करें, सुपर टेट भी कंडक्ट होने वाला है, जिसके अंदर अगर अब नगर क्षेत्र की बात करें तो उसमें 11,058 जो वैकेंसीज आई हुई हैं। मतलब पोर्टल पे भी हुआ है, लेकिन इसका क्या है जल्द ही नोटिफिकेशन भी जल्दी ही जारी हो जाएगा। और अगर वैकेंसीज बढ़ रही हैं तो और अच्छी बात है। तो ये पूरी तैयारी भी मैं ही कराऊंगा आपको जहाँ तक हो सकेगा। जैसे कि आपको मैथ्स और साइंस तो मैं कंप्लीटली पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैथ और साइंस तो मैं आपको कंप्लीटली ही कराऊंगा। और जो जो टॉपिक्स और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको जरूर कराऊंगा, ताकि क्या है आपको सिलेक्शन लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। तो क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, मतलब क्या है सबसे पहले लर्निंग के लिए, सीखने की भाषा को सीखने के लिए क्या आवश्यकता है। पहला है मोटिवेशन, बी ऑप्शन है हैबिट फॉर्मेशन, सी ऑप्शन है इमिटेशन, और डी है ओरल अप्रोच। तो अगर हम देखें भाषा को सबसे पहले सीखने के लिए ओरल अप्रोच मतलब क्या, बोल के। तो सबसे पहले क्या है बोल के वो तभी सीखेगा जब वो उस परिवेश में रहेगा, और जब वो बच्चा छोटी छोटी बातों को सीखा होगा उसने, तभी जाके तो वो बोल पाएगा। तो इसलिए क्या है जो ये लास्ट ऑप्शन है डी, ये तो क्या हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। अगर हम इमिटेशन की बात करें तो इमिटेशन मतलब क्या होता है, किसी को ऑब्जर्व करके सीखना या देखना, जो कि बंडूरा कहते हैं। जो स्कॉलर है बंडूरा साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसके इमिटेशन लिंक करेगा बंडूरा से, लेकिन ये इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर ये भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। हम बात करें हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसके बारे में जो कहते हैं वो है पेवलॉव। पेवलॉव है, पेवलॉव ने जो दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात किया है। किसके बारे में बात किया है, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करी है। और उसी के अंतर्गत क्या हैबिट फॉर्मेशन आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है,
सबसे पहला क्या है, मोटिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पहला है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, कि सबसे जो पहली आवश्यकता है भाषा को सीखने के लिए वो मोटिवेशन है। जब बच्चे के अंदर अपने आप अंदर से वो जागरूक होगा, सीखेगा, उसे लगेगा कि हाँ मुझे सीखना चाहिए, वो मोटिवेट होगा, इनर मोटिवेशन होगा उसके अंदर, तभी क्या है वो किसी चीज को सीख सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन कह रहा है लर्निंग अ लैंग्वेज, ठीक है, भाषा को सीखने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे। लास्ट प्रोसेस मतलब जो लास्ट प्रोसेस होगा उससे भाषा सीख सकते हैं क्या। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इंस्टेंट प्रोसेस, मतलब तुरंत ही वो क्या सीख रहा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, मतलब क्या है जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब का जो समायोजन है, एक साथ जो सीख रहे हैं क्या वो सभी है। तो लर्निंग अगर भाषा को सीखा जा रहा है तो एकदम से नहीं सीखा जा सकता, या सबको जोड़ के एकदम से, मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं सब प्रोसेस को शामिल करके नहीं सीखा जाता। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। तुरंत ही सीख जाए, अगर भाषा का आरंभ किया जैसे सीखना, क्या तुरंत ही सीख जाएगा, नहीं ना। तो ये ऑप्शन भी क्या हमारा रॉन्ग हो गया। लास्ट प्रोसेस, अगर हम फर्स्ट प्रोसेस को ही नहीं समझ पाए तो क्या हमें लास्ट प्रोसेस तक पहुंचना चाहिए, नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ हमारा, रॉन्ग हो गया। तो आप देखिए कि सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गए। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो कि है ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो बच्चा है, जब लर्नर है जो सीखेगा, वो धीरे धीरे सीखेगा। तो भाषा कैसे सीखेगा लर्नर, ग्रेजुअल प्रोसेस के माध्यम से धीरे धीरे सीखेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वन, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया है नॉट, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो अगर आप देखें बी ऑप्शन, देखो पहले पेबलॉफ कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ क्लासिकल से लिंक्ड है क्या। ए ऑप्शन देखें बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर क्या लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस दिया है। चॉम्स्की कंडीशनिंग क्या उन्होंने थ्योरी ऑफ ऑपरेंट दी है। इन्होंने नॉट के लिए कहा है, मतलब जो सही लिंक्ड कौन कौन। तो पेवलोव, जो बी ऑप्शन है पेवलोव कंडीशनिंग, ये क्या है थ्योरी ऑफ क्लासिकल से लिंक्ड है। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है। बीएफ स्किनर ने क्या एल एल डी लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस दिया है, नहीं, ये चॉम्स्की ने दिया है। तो ए का जो ये वाला जो कनेक्शन है ये क्या है, रॉन्ग है। और अगर हम चॉम्स्की कंडीशनिंग की बात करें, तो चॉम्स्की ने क्या दिया है, एल एल डी दिया है। क्या दिया है, एल एल डी दिया है, लेड दिया है, आप ये भी कह सकते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस दिया है, लेकिन थ्योरी ऑफ ऑपरेंट स्किनर ने दिया है। तो ये वाला सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो आप देखिए ए और सी ये दोनों रॉन्ग है। तो ए और सी के वजह से क्या है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, थर्ड ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए एंड सी। ये करेक्ट है क्योंकि इसमें गलत पूछा था कि जो लिंक्ड है कौन गलत रूप में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये ए और सी ये दोनों गलत दे रखे हैं, और बी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन ये क्या है, ये करेक्ट है, बी वाला, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द थ्योरी बेस्ड ऑन द हैबिट फॉर्मेशन सेज दैट humans or any creature give response due to stimulus और human learn due to stimulus, ठीक है। यहाँ पे एक देखो कोडिंग वर्ड यूज किया है, ह्यूमन लर्न ड्यू टू स्टिमुलस, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो उत्तेजना है, जो एक उत्तेजना होती है उसके माध्यम से क्या मनुष्य सीखता है, ये किसने कहा है, ठीक है। और इसमें क्या है,
हैबिट फॉर्मेशन की भी बात करी है। तो हैबिट फॉर्मेशन किसने दिया है, जो मैंने अभी पहले ही बताया था आपको। बाकी हम इसके ऑप्शंस पे भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखें ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, ये दिया है बी एफ स्किनर ने। किसने दिया है, बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, तो भी हम इस पे, अगर हम इस पे बात करें, तो क्लासिकल कंडीशनिंग दी है पेवलोव ने, पेवलोव ने। ठीक है, जनरलाइजेशन और अडेप्टेशन की अगर हम बात करें बेसिकली, तो आप ये कह सकते हैं अडेप्टेशन, और इस ये दिया है पियाजे ने। किसने दिया है, पियाजे के संदर्भ में बात करते हैं। और जो पेवलोव है, इन्होंने ही हैबिट फॉर्मेशन की बात कही है, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ही आता है। हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, लर्निंग अकर्स ड्यू टू, मतलब किस कारण से जो सीखते हैं, किस कारण से सीखते हैं, ये पियाजे के हिसाब से क्या है। इन वन स्पीकिंग एबिलिटीज, क्या आप एक ही बार में बोल रहे हैं, तो एक ही बार में जब बोला तो एक ही एबिलिटीज में सीख सकते हैं, नहीं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी एक ही बार में सीख सके, कहने का मतलब ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर हम देखें स्टिमुलस रिकॉग्निशन, अगर हम स्टिमुलस की बात करें, तो इसकी जो बात कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, पेवलोव कह रहे हैं। पेवलोव का मानना है कि जो किसी उत्तेजना से जो सीख रहा है वो पेवलोव कहते हैं, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, हैबिट। और पेवलोव भी किसकी बात करते हैं, पेवलोव बात कर रहे हैं हैबिट फॉर्मेशन की भी पेवलोव बात कर रहे हैं। हैबिट फॉर्मेशन की भी बात कौन कर रहे हैं, पेवलोव कर रहे हैं। इसके बाद हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो ये जो टर्म है ये क्या है, इस जितना भी टर्म दे रखे हैं इससे क्या है, लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हुआ। फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग है साथ में। एसिमिलेशन अडेप्टेशन की बात करें, तो प्याजे, जो प्याजे हैं उनका मानना है, जो बच्चा है अडेप्टेशन, अडेप्टेशन को आप समझें, बच्चा एक बैलेंस ब्रिज बनाता है। क्या बनाता है बच्चा, क्या बनाता है, एक बैलेंस ब्रिज बनाता है, तभी सीखता है किसी भी चीज को। और तो अडेप्टेशन और एसिमिलेशन, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से क्या है, बच्चा सीखता है। तो बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है अडेप्टेशन और एसिमिलेशन के माध्यम से। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होता है कि, एसिमिलेशन में होता है कि पहले से क्या है, जो प्रीवियस नॉलेज होती है, क्या होती है, जो प्रीवियस नॉलेज कह सकते हैं, बच्चे के पास क्या है, जो प्रीवियस नॉलेज है, या आप स्किल कह सकते हैं, जो पहले की जो कौशलता है बच्चे के अंदर, प्लस उसके अंदर क्या है, न्यू स्किल को या न्यू नॉलेज को क्या है वो ऐड करता है बच्चा, इसमें ऐड करता है। तो ये क्या होता है, ये एसिमिलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, चिल्ड्रन सफर फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। अगर हम सेल्फ स्टीम की बात करें, लैक का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अभाव, और सेल्फ स्टीम का मतलब क्या हुआ, सम्मान की बात हो रही है, ठीक है, जो आत्मसम्मान है। ठीक है ना, तो इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें जो सेल्फ स्टीम की बात हो रही है, मतलब बच्चे की आत्मसम्मान की बात हो रही है। तो चिल्ड्रन सफर फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, मतलब जो उसकी व्यक्ति निष्ठा है, जो आत्मसम्मान है, उसका जो लैक हो रही है, कमी हो रही है, किस कारण से हो रही है, ठीक है। नॉट अलाउड टू ईट व्हाट दे वांट, क्या बच्चा जो खाना चाहता है उसे उसे खाने नहीं दिया गया, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरे ऑप्शन को पढ़ें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स और लैंग्वेज। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि भाषा और जो शब्द हैं, उस फीलिंग को बच्चा जब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, तो क्या इस वजह से बच्चे के अंदर जो आत्मसम्मान की कमी आ रही है। थर्ड देखें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, आर नॉट अलाउड टू प्ले विथ फ्रेंड्स, क्या उस बच्चे को उसके मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ नहीं खेलने जाने दिया गया या नहीं खेलने दिया गया। और नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव तो ऐसा होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारा रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता कि अगर मान के चलो कोई बच्चा है और वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलने जा पाया, या फिर उसको किसी भी कारणवश घर से मना कर दिया गया, तो क्या इस वजह से, तो बच्चे के अगर नहीं खेलने, मतलब उसे पार्क में नहीं जाने दिया गया, दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा था, या नहीं गया वो किसी भी वजह से, तो इस वजह से क्या है, आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। पहले ऑप्शन को देखो, अगर मान के चलो बच्चे को उस दिन पनीर खाना था, लेकिन अगर उसे नहीं मिला, उस दिन पनीर नहीं बनी किसी कारणवश, या फिर मार्केट में शॉप पे जो दूध डेयरी है वहां से लेने गए, पनीर नहीं मिली, खत्म हो गई, तो क्या इस वजह से बच्चा के अंदर आत्मसम्मान की, उस बच्चे के अंदर कमी होगी, तो ये भी कोई कारण नहीं बना। हाँ, अगर बच्चा अपनी भाषा के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से जो उसके फीलिंग्स हैं, जो उसका जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से क्या है, उसके आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, सेकंड। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देयर मोटिवेशन इज। ठीक है, इसमें कहा गया कि अगर बच्चा भाषा सीखता है, लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी अच्छे भविष्य के लिए, जहाँ पे वो जाना चाहता है, जहाँ उसे उपलब्धि मिलेगी, तो ये मोटिवेशन को हम क्या कहेंगे। पहला है इसेंट्रिक, सेकंड इज, बी ऑप्शन है आपका एक्सट्रेंसिक, सी ऑप्शन है इंट्रिंसिक, और डी ऑप्शन है एक्सोटिक। ठीक है, तो इसको बारीकी से समझते हैं। जो एक्सोटिक का मतलब होता है, इसको हम लिंक करते हैं विदेश से, मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि बाहर से लिया गया है। ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जब अंदर की बात हो, अंदर से मतलब मोटिवेट है या वास्तविक की बात है। ठीक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहरी। ठीक है ना, बाहरी से इसे जोड़ा जाएगा। और इसेंट्रिक का मतलब होता है, मतलब विलक्षण। ठीक है ना, तो आप देखें तो इसमें भी अगर उसे जॉब लेना है, तो विलक्षण से बात नहीं बनेगी, और बाहरी मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक बच्चा अंदर से मोटिवेट नहीं होगा, इंट्रिंसिक से मोटिवेट नहीं होगा, तब तक क्या है,
वो उस मोटिव जब तक वो इंट्रिंसिक मोटिवेट नहीं होगा तब तक क्या है, किसी भी उपलब्धि को वो नहीं पा पाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि उस उपलब्धि को पाने के लिए उसे क्या है, जो ब्राइट अपॉर्चुनिटीज है वो तभी मिल सकती है जब वो बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेट होगा या इंटरनल मोटिवेशन उसका एक्टिव होगा। ठीक है, और ये एक्सोटिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, विच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट हायर ऑर्डर लर्निंग। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हायर ऑर्डर लर्निंग की बात हो रही है, HOT, हॉट। ठीक है, जब हायर ऑर्डर लर्निंग की बात होगी तो इसके अंदर तीन टर्म आते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है एवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद जो होगा वो होगा सिंथेसिस, और जो लास्ट वन होगा वो क्या होगा, वो होगा एनालिसिस, जो एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल जजमेंट होगा। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि मतलब उसको जोड़ रहा है, मतलब किस प्रकार का उसका सॉल्यूशन आएगा जोड़ने के बाद। एनालिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक करेगा, टुकड़े करेगा, ब्रेक करेगा उस प्रॉब्लम को, और फिर क्या है उसका जो जोड़ करेगा, मतलब एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ऐड कर रहा है, फिर क्या है फाइनल रिजल्ट आ रहा है। इस तीनों जो ये टर्म होते हैं इसको हम कहते हैं हॉट। इसको क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, अगर आप देखें जो रिमेम्बरिंग है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, और जो अप्लीकेशन है। ठीक है, ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों ट्रम आते हैं, ये तीनों ट्रम आते हैं आपके लॉट में, लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर। ठीक है, तो जो एवोल्यूशन है यही क्या है, हायर हायर ऑर्डर थिंकिंग है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या है, टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग आप कह सकते हो। एक होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग और एक होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग। तो जो रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और अप्लीकेशन है, ये क्या है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आते हैं। एवोल्यूशन और सिंथेसिस, एनालिसिस, ये क्या है, आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर ये टर्म आते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या है अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स डैश कैन इंकरेज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें ये कहा गया है कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड किया जाए जिस वजह से इंकरेज, इंकरेज क्या, उसको मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, मतलब जो आपकी ग्रामर है, सेकंड लैंग्वेज आपकी ग्रामर हो सकती है या कोई ऐसी भाषा जो आप सीखना चाहते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को वो सीख सके, क्या प्रोवाइड किया जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड रिटन आउटपुट्स। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि तुरंत ही उस बच्चे को फीडबैक दे दिया जाए, जैसे ही वो कुछ बोलेगा या लिखेगा, और बोलने और लिखने के बाद जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुरंत ही फीडबैक दे दें। इसके माध्यम से स्टूडेंट को अगर ये प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या वो मोटिवेट होकर सेकंड भाषा सीख सकता है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। इनफॉर्मल इंटरव्यूज, अब देखो, अगर बच्चे को मोटिवेट होना है, इंकरेज होना है, तो फॉर्मल इंटरव्यूज की बात हो सकती है लेकिन इनफॉर्मल की बात नहीं बनेगी। तो ये क्या है, वैसे ही रॉन्ग होगी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखें, एजुकेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट्स। अगर आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप उसको एजुकेट कर रहे हैं, स्पीकिंग वो बोलेगा, लिखेगा,
असाइनमेंट दे दिए आपने लिखने के लिए, और फिर और वो क्या बोलने के लिए, तो क्या इससे क्या बच्चा सेकंड जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए इंकरेज करेगा? ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हम डी ऑप्शन देखें अगर, इसमें बोला है ऊपर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होता है, जो आपको एक आपको की उपलब्धि प्रदान किया जा रहा है, और या फिर आपको कह सकते हो आप अवसर दिए जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ओपिनियन मतलब क्या है? जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका अनुभव है, उसको मौका दिया जा रहा है बोलने का। एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, जो भाषा है उसके माध्यम से, उस भाषा उस जो भाषा है उसी भाषा में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अनुमति मिल रही है, और वो अपने क्या है जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसे व्यक्त कर पा रहा है। ये ऐसी उपलब्धि अगर उसे मौके या अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो क्या वो इंकरेज होगा? बिल्कुल इंकरेज होगा। तो अगर आप देखें, तो जो ए ऑप्शन है, अगर आप तुरंत ही फीडबैक देंगे किसी भी चीज़ का, तो ये क्या है, इससे कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन अच्छी, डी ऑप्शन क्या पॉजिटिव ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी ऑप्शन है, कि अपॉर्चुनिटीज टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है ना? मतलब क्या है, अगर बच्चा जिस भाषा में सीखना चाहता है उसी भाषा में प्रॉब्लम सॉल्व करे, और जो उसके एक्सपीरियंस और अनुभव है उसके उन उसको बोलने का उसे अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो क्या है, इससे क्या है बच्चा मोटिवेट होगा, और वो क्या है आगे बढ़ेगा, और जो सेकंड भाषा है उसे लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है उसे सीख पाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब हम तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है मतलब क्या है? बच्चा जो फ्रीली लैंग्वेज सीखता है, जो अपने परिवेश में सीखता है, जो अपना जो प्राइमरी स्कूल होता है, ठीक है ना, एक होता है सेकेंडरी स्कूल, एक होता है प्राइमरी स्कूल। तो मतलब क्या है, जो फर्स्ट भाषा सीखेगा तो बच्चा कहाँ सीखेगा? प्राइमरी स्कूल में सीखेगा, और प्राइमरी स्कूल में क्या आएगा? हमारी फैमिली आएगी पहले। ठीक है, तो बच्चा कहाँ सीखेगा? फैमिली के अंदर सीखेगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो इसमें कहा है, पहला ऑप्शन कहा है मार्क्ड बाय द एसेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप। ठीक है, तो पहला ये कहा है क्या? मार्क्ड बाय द एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है, कि जिस भाषा को आप बचपन से सुन रहे हैं, उसको आप समझ रहे हैं, उसी को आप महसूस कर रहे हैं, और जो आपकी लोकल भाषा है और उसी भाषा में क्या है जो एरिया होगा उसमें बच्चा जो बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज उसी में बोला जाएगा क्या? पहली चीज, पहला पॉइंट ये कह रहा है। हम दूसरे ऑप्शन को भी पढ़ते हैं, क्या पता इससे पॉजिटिव मिल रहा है क्या कोई ऑप्शन? इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकंड लैंग्वेज। देखो, सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है, तो ये बच्चा तभी सीखता है जब वो फर्स्ट लैंग्वेज सीख लेता है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है? जहाँ जिस बच्चा जिस परिवेश में छोटे से बड़ा होता है। तो ग्रामर की बात यहाँ होगी नहीं, और सेकंड लैंग्वेज की भी बात नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखें अगर आप, मार्क्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक डिफिकल्टी इन मास्टरिंग इट। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो विशेषता है वो डिफिकल्टी मतलब कि कठिन स्तर पर होंगी, तभी बच्चा क्या मास्टर बन पाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, मार्क्ड बाय इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, ऑफ द स्कूल इन्वायरमेंट चाइल्ड इज स्टडिंग इन। मतलब बच्चा जहाँ पे पढ़ता है उस स्कूल के वातावरण के प्रभाव से बच्चा पहली भाषा सीखेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। क्यों है इसका रॉन्ग? कि जो हमारा स्कूल है, जो स्कूल है वो किस में आता है? वो हमारा सेकेंडरी स्कूल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ये हमारा आएगा सेकेंडरी स्कूल के अंदर आता है। जो प्राइमरी स्कूल है वो हमारी फैमिली होगी। सेकेंडरी स्कूल के अंदर क्या है हमारा? जो इन्वायरमेंट स्कूल इन्वायरमेंट होगा, वहाँ जहाँ बच्चा पढ़ता है, जहाँ उसके फ्रेंड्स भी मिलेंगे उसे, जो स्कूल वाले फ्रेंड होंगे, टीचर से सीखेगा जो बच्चा। तो इस वजह से क्या है, बच्चा वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज सीखेगा,
लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज जो बच्चा अधिकतर सीखता है वो कहाँ पे सीखेगा, जो उसकी एसेंट है, जो उसकी लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ पे बच्चा बड़ा होता है, वहाँ पे सीखता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट to listen to and understand second language presentation inside or outside their class. This can be helped by। तो किस वजह से, किसकी मदद से जो ये डिफिकल्टी है इसको हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिसन टू और अंडरस्टैंड, तो मतलब क्या दूसरी भाषा को उसे सुनने में भी दिक्कत हो रही है, जो सेकंड लैंग्वेज है उसे क्या है समझने में भी, समझने में भी दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिफिकल्टी क्या सुनने में भी दिक्कत है, दूसरी भाषा को उसे समझने में भी दिक्कत हो रही है, और जब वो बोल रहा है या प्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो क्लास के अंदर हो चाहे बाहर हो, तो उसे क्या है पूरे केस में क्या है उसे डिफिकल्टी ही हो रही है। तो किस ऑप्शन की मदद से उस लैंग्वेज पर अपनी जो उसकी पकड़ है उस बच्चे की वो मजबूत कर सकता है। पहला है, पहला ऑप्शन देखें अगर हम, रिकमांडिंग टू चूज अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू L1। ठीक है, जो लैंग्वेज वन है L1 क्या है, जो लैंग्वेज वन है उसकी अगर क्लोज होगी दूसरी लैंग्वेज तो उसको सहायता मिलेगी। आप ये सोचो कि जब बच्चा अपनी एसेंट में सीख रहा है, एसेंट में कोई रूल नहीं होता है, जब रूल नहीं है तो ग्रामर की बात नहीं होगी, रूल नहीं है तो क्या है, जो ग्रामर है उसकी भी बातचीत नहीं होगी। तो इसका मतलब है ग्रामर नहीं है, रूल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट, तो ये पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बीइंग टॉट बाय ओनली नेटिव स्पीकर ऑफ L2, अच्छा, जो अगर उसे पढ़ा रहा है, जो उस बच्चे को अगर कोई भी पढ़ाएगा लैंग्वेज सेकंड, वो ओनली नेटिव स्पीकर मतलब उसी का ही स्पीकर होना चाहिए। क्यों, अगर बच्चा मान के चलो यूपी का रहने वाला है और वो क्या है दिल्ली में गया, ठीक है, अब दिल्ली में जो स्कूल था मान के चलो उधर क्या इंग्लिश में बोला जा रहा है, तो क्या अगर वो सिर्फ केवल इंग्लिश ही बोलेगा तभी यूपी का बच्चा समझेगा, या जरूरी है कि यूपी की ही बात हो, एमपी का भी बच्चा जा सकता है, कोई भारत के किसी भी राज्य से बच्चा दिल्ली जा सकता है और जरूरी नहीं है कि वो उस भाषा को समझ पाए, अगर वो टीचर्स भी इंग्लिश में बोलेगा तभी समझेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन देखें, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर द सेकंड लैंग्वेज, क्या बच्चे को मतलब समझाने के लिए जो पीरियड्स हैं, क्या आप स्कूल की जो स्कूल का टाइम टेबल उसे चेंज कर देंगे। अगर आपने नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर दिए, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स अगर इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी जो सब्जेक्ट है, अगर क्योंकि स्कूल तो फिक्स रहेगा 6 आवर्स का अगर है तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन अगर आपने इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्लूड कर दिए तो फिर बाकी जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये मतलब एक मोटिवेट ऑप्शन नहीं है जिससे मतलब बच्चा इंक्रीज होगा, बच्चा क्या है इंकरेज करेगा अपने आप को और इंटरनल मोटिवेट होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हमारे रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब हमारा एक ही ऑप्शन बचा, वो भी फोर्थ डी वाला, उसको देखें हम क्या बोल रहा है। ऑप्शन कह रहा है प्रैक्टिस बाय यूजिंग सेकंड लैंग्वेज मोर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मोटिवेट है कि इस वजह से क्या है, जो बच्चा है अगर उसको क्लास के अंदर या बाहर दूसरी भाषा को समझने में और उसे सुनने में दिक्कत हो रही है, अगर वो उस भाषा पर प्रैक्टिस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उस भाषा पे क्या है मजबूत, उसकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी और बच्चे को क्या है जो समस्या है उस समस्या का उससे क्या है हल मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट वन। तो अब हम क्या है अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग vocabulary इज नॉट टू। यहाँ पे देखो एक वर्ड का और यूज किया गया, नॉट। ठीक है, जब भी नॉट आए तो इसको, इस क्वेश्चन को क्या है, आपको बड़े ही सावधानी से पढ़ना है। तो इसमें बोला है कि ऑब्जेक्टिव अगर अगर मतलब शब्दावली सिखाया जा रहा है, vocabulary, उसको किसी भी लर्नर को अगर vocabulary सिखाई जा रही है, तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होगा। ठीक है, बी एबल टू यूज वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर बच्चे को क्या है, शब्दावली सिखाई गई है, तो क्या उस शब्द को वो क्या है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, अलग अलग संदर्भ में वो उसका प्रयोग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो सही बात है ये तो। आगे बढ़ते हैं। डेवलप एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी, बिल्कुल सही बात है। अगर जो शब्दावली है, हमें कब एक्टिव मतलब कब उसका यूज करना है, पैसिव उसका हमें कब यूज नहीं करना है, इन दोनों चीजों का भी ज्ञान बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम देखें, अनेबल्स लर्नर्स टू यूज डिक्शनरी। अगर बच्चे को वोकेबलरी शब्दावली सिखाई जा रही है, तो क्या वो डिक्शनरी का यूज करेगा। थोड़ा भी रुकते हैं, आगे एक ऑप्शन और समझते हैं। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। हाँ, बच्चे के अंदर एक समझ डेवलप होनी चाहिए उस शब्द के प्रति। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या, नेगेटिव रोल ही प्ले कर रहा है और नॉट ही यहाँ पे बोला है। तो आप ये कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, रॉन्ग है। और यही ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें यही बताना था जो क्या है इस क्वेश्चन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट यही डालेगा कि अगर बच्चे को वोकेबलरी सिखाई जा रही है और फिर भी वो डिक्शनरी के पास जा रहा है, एक ऐसी बुक जिसके अंदर उस शब्द के और भी मीनिंग लिखे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है, वो वोकेबलरी को ढंग से नहीं सीख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वन है। लेकिन मैं आपको बाकी जो ऑप्शन है फिर से समझाता हूँ कि एक तो क्या है, बच्चे के अंदर समझ बनेगी शब्द के प्रति, तो ये सही बात है। बच्चे के अंदर कब उसे एक्टिव एक्टिव शब्द का यूज करना है, कब उसे पैसिव मतलब कब उस शब्द का यूज नहीं करना है, इसकी भी समझ बढ़ रही है। और हर संदर्भ में बच्चे को शब्द की समझ बढ़ रही है, और वो कब यूज करेगा। तो इसके वजह से अब कॉन्टेक्स्ट कैसा हो सकता है, जैसे कि साइंस है, साइंस के संदर्भ में किसी वर्ड को वो कैसे यूज कर रहा है। ठीक है, मैथ्स है, मैथ्स के संदर्भ में उस वर्ड को वो कैसे यूज कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में उस वर्ड को वो कैसे यूज कर रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक मीनिंग या आप इस एग्जांपल्स के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच। ठीक है, तो एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, एक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब क्या होता है, जो कि अच्छी वोकेबलरी होती है, और उसमें हमें कब कब यूज करना चाहिए और उन शब्दों में क्या होता है। ठीक है, इसके माध्यम से पहला ऑप्शन कह रहा है वी यूज फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अगर अच्छे शब्द हैं तो क्या हमें तुरंत ही उन्हें डेली लाइफ में यूज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सही बात है। आगे समझते हैं। वी यूज ओकेजनली, मतलब ओकेजनली मतलब क्या हुआ, कभी कभी हमें यूज करना चाहिए। जैसे एक्टिव वोकेबलरी है, अगर हम कभी कभी यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी वोकेबलरी है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, जो शब्दावली है वो क्या हमारी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, हम उस चीज को समझ नहीं सकेंगे। तो फिर ये ऑप्शन क्या हमारा थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, इसलिए रॉन्ग है। आर डिफिकल्ट, अगर एक्टिव वोकेबलरी है तो वो डिफिकल्ट नहीं होगी, वो सिंपल भाषा में होगी। तो ये भी क्या है हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। आगे अगर हम देखें, वी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, जब उस शब्द को हम पहचानेंगे एंड समझेंगे। अच्छा, एक्टिव वोकेबलरी में क्या है, उस शब्द को हम पहचान रहे हैं, पहचानेंगे तभी हम उसका मतलब पहचानेंगे तभी उसे समझ पाएंगे। रिकॉग्नाइज मतलब क्या, उसे पहचानना, अंडरस्टैंड मतलब क्या हुआ, समझना। तो क्या जब हम बोलेंगे तभी हम समझ पाएंगे, जब हम पहचानेंगे तभी हम समझेंगे उस शब्द को। तो ये भी क्या है, ऑप्शन अच्छा नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो पॉजिटिव मीनिंग
बता रहा है वो है वी यूज फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ। हमें क्या है, जो हम अपनी जो दिनचर्या है हम उसमें यूज कर रहे हैं जो शब्दों का, वो क्या है हमें फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेली लाइफ में हम जो भी हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमें तुरंत ही यूज करना चाहिए एक्टिव वोकेबुलरी का। और इसका जो करेक्ट करेक्ट आंसर है वो पहला ही ऑप्शन है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे भी देखो आप एक वर्ड का यूज किया गया विच नॉट लैंग्वेज कंपोनेंट। ठीक है ना, तो इसमें बोला है लैंग्वेज कंपो जो भाषा का जो कंपोनेंट है, भाषा का आप कह सकते हो जो पार्ट है वो नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें भाषा में ग्रामर होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप स्पीच देखें तो भाषा के माध्यम से अगर आप कोई भी स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भाषा का यूज होगा, उसमें क्या भाषा मतलब जो लैंग्वेज है, व्याकरण है, उसका प्रयोग हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। साउंड सिस्टम, तो आप कह सकते हो फोनेटिक का यूज हुआ है, फोनेटिक का यूज बिल्कुल हुआ है। ठीक है ना, तो बिल्कुल हुआ है, ये भी सही बात है। मनुस्क्रिप्ट ये होता है एक पुस्तक जो हाथ से लिखी हुई है, इसका मतलब तो ये क्या है, इसमें नॉट ही बोला है, तो यही क्या है थोड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन रॉन्ग ही है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ही है। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि इसमें नॉट की बात करी गई है। अगर वो नॉट की बात नहीं होती तो ये तीनों आंसर होते हैं हमारा, कौन सा, ए बी हमारा करेक्ट आंसर होता, बी बी और सी बी, तो ऑप्शन होता है एक ए बी सी, और वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। ठीक है, आउट ऑफ दीज हाउ मैनी साउंड्स आर वॉवल एंड हाउ मैनी आर कॉन्सोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें बताना है कि 400 जो 44, ठीक है ना, 400 नहीं, ओनली 44 की बात हो रही है। तो जो 44 प्रकार के जो ध्वनि होती है इंग्लिश में, उसमें से कितने साउंड वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो 22 और 22 ये ऑप्शन नहीं है आपका। ये एक्चुअल में आप कह सकते हो ये फैक्ट क्वेश्चन पे आधारित है। किस पे, फैक्ट क्वेश्चन पे आधारित है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप तुरंत टिक करेंगे, तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पांच और ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है, सही कभी सभी लोग बोलेंगे भाई बॉवल्स तो देखो, अगर आप ए ई आई ओ यू होता है तो आप देखें पांच होगा, तो ये ऑप्शन लेकिन पांच नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। 10 और 34 की बात करें तो ये भी रॉन्ग है। जिसका करेक्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, फोर्थ वन है। क्या है, फोर्थ वन। क्या है, बॉवल्स होते हैं 20, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। जो बॉवल्स होते हैं, बॉवल्स 20 होते हैं, और जो 24 होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके जितने भी लेसन है वो सारे लेके आऊंगा मैं वन बाय वन। साथ में उसमें पहले में हम लोग क्या है उसमें थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ क्या है हम उसमें कंसेप्ट भी समझ रहे हैं, कंसेप्ट के साथ साथ क्या है हम इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हो सकेंगे,
लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पीवाईक्यूज भी होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम ऐड करेंगे, ताकि क्या है वो क्वेश्चन भी शायद पेपर में एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है क्या। ठीक है। बाकी मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो बाकी आपको ये कैसा लगा लेक्चर, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार दोस्तों।